Hello students, my name is Saiful Isbah. Welcome to my RTSI channel. Students, we are going to start our new chapter. The chapter name is This is Geordie's Fawn, written by Marjorie Kinnan Rowling. Okay? अब ये जो आपका चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं जॉडी और फॉन के बारे में. फॉन क्या होता है? एक लिटिल डियर बेबी, यानी हिरन का बच्चे को हम फॉन कहते हैं. ओके और हम पढ़ेंगे जोडी. जोडी क्या है? एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा है, यानी इंसान का बच्चा है. और बहुत ही ये बच्चा जो है बहुत ही काइंड हार्टेड है, यानी इसका दिल बहुत ही बड़ा है. और ये क्या करता है? एक फॉन यानी एक डियर के बच्चे को अपने पास लाता है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है. यानी इसमें हमें ये बताया गया है कि बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा केयरनेस नहीं होती है एनिमल्स को लेकर, या फिर वो इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं उनको, है ना. तो और लेकिन ये जो बच्चा है ये इतना काइंड हार्टेड बच्चा है जो ऐसा बिल्कुल मदर की तरह इस फ़ोन को ट्रीट करता है और उसकी केयर करता है. तो हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों के ही बारे में इस पूरे चैप्टर में. ठीक है. बिफोर यू रीड, often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut of your knees, a burn on your arms, a bee sting? अब यहाँ पर लिखा है कि मान लो अगर हमें छोटा सा कट लग जाता है या हमारा कहीं पर जल जाता है तो हम क्या जल्दी भागकर डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, बल्कि इसके बजाय हम क्या करते हैं, अपने घर में जो रेमेडीज़ होती हैं, जो क्योर्स जो इफ़ेक्टिव क्योर्स होती हैं, उनको ही हम रेमेडीज़ को बनाते हैं घर पर ही और उसको इस्तेमाल करते हैं. तो हमें यहाँ पर बताना है कि हम जो हमारे नी पर कट लग जाता है उसके लिए हम क्या रेमेडी यूज़ करते हैं घर पर, और बर्न जल जाता है हमारा आम तो हम क्या रेमेडी यूज़ करते हैं, और जब हमें कोई बी काट लेती है मधुमक्खी तो हम क्या रेमेडी घर में यूज़ करते हैं. तो सबके घर में ऐसा होता होगा, छोटे मोटी चोट लग जाती होगी तो कभी कभी हल्दी वाला दूध हमें पिला दिया जाता है, या फिर हल्दी को मिक्स करके उसका पेस्ट बनाया जाता है, कहीं पर कट लग जाता है. तो ये सारी रेमेडीज़ हम घर पर यूज़ करते हैं. ठीक है. और हमें बताना है आप लोग क्या क्या यूज़ करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jody wonders what will happen to the little fawn left without a mother. अब इस स्टोरी में इस स्टोरी में क्या होता है कि जो जोडी के फादर हैं, ठीक है, जो इस बच्चे के पापा हैं, उसको एक रैटल स्नेक यानी बहुत ही जहरीले स्नेक ने काट लिया होता है. और ये क्या करते हैं जल्दी से ये जल्दी से एक डो क्या होता है? एक फीमेल डियर होती है. ठीक है. यानी जो फ़ोन की माँ है उसको डो कहा गया है, डो है उसको डो कहते हैं, यानी फीमेल डियर को हम डो कहते हैं बेसिकली. ओके. तो वो लोग क्या करते हैं, जो इसके जोडी के फादर होते हैं, जब उनको सांप काट लेता है तो वो क्या करते हैं, एक डो को किल करके उसका हार्ट और लिवर बाहर निकालते हैं, और क्या करते हैं, उसको जहर निकालने के लिए उसको इस्तेमाल में लाते हैं, हार्ट और उसके लिवर को. अब क्या होता है, जोडी जो है वो सोचता रहता है कि अब इस लिटिल फॉन का क्या होगा, अब तो इसकी मदर नहीं है, ये विदाउट मदर के कैसे ज़िंदा रह पाएगा. अब आप लोग सोचिए कि उसके फादर ने उसका हार्ट और लिवर उसकी मदर का यूज़ किया, उस बेबी लिटिल जो बिल्कुल बच्चा था उसकी माँ का हार्ट और लिवर यूज़ किया, बट उनको बिल्कुल भी उन्होंने नहीं सोचा कि इस बच्चे का क्या होगा, इस फ़ोन का क्या होगा. लेकिन किसने सोचा? इस जोडी, जो एक छोटा सा बच्चा है, उसने सोचा कि ये अपनी मदर के बिना कैसे रहेगा. तो अब हम आगे पढ़ते हैं. Jody allowed his thoughts to drift back to the phone. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. अब जोडी जो होता है बच्चा, तो वो जो है ना उसके ड्रिफ्ट बैक टू यानी गो बैक टू, यानी वो बार बार किसके बारे में सोचे जा रहा था, उस फ़ोन के बारे में कि उसका क्या होगा, और वो उसके माइंड से जा ही नहीं रहा था. वो जो बच्चा था फ़ोन के बारे में जो वो सोच रहा था, वो उसके माइंड से थॉट्स जा ही नहीं रहे थे. बार बार वो उसको याद कर रहा था, और उसके सपनों में ऐसा लग रहा था, उसके आर्म्स में हर तरफ जो है वो फ़ोन उसको नज़र आ रहा था. मतलब उसको हर तरफ उसके ख़यालात चल रहे थे जोडी के दिमाग में. और फिर वो क्या करता है, वो अपने पापा के फादर के बेड साइड पर
फादर उसके लेटे होते हैं, उनका नाम क्या होता है, पैनी। तो वो लेटे होते हैं बिस्तर पर, तो उनकी ही साइड में टेबल पर वो बैठा होता है जोडी। तो वो टेबल पे से उतर के अपने फादर के पास जाता है। हिज आइज़ वर ओपन, और उनकी जो उसके फादर की जो आइज़ होती हैं वो बिल्कुल मतलब खुली हुई होती हैं और बिल्कुल क्लियर होती हैं। बट उनके जो प्यूपिल्स होते हैं, यानी जो अंदर का बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है वो प्यूपिल्स, वो बिल्कुल डार्क होता है और डायलेटेड होता है, यानी इन लार्ज, यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बड़ा होता है। यानी अभी उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर क्या होता है, जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। अब जोडी अपने फादर से पूछता है कि आपको कैसा फील हो रहा है पापा। जस्ट फाइंड सन, ओल्ड डेथ हैज़ गोन थीविंग एल्सवेयर बट वॉज नॉट इट अ क्लोज शेव, आई एग्री। अब वो बोलते हैं उसके पापा कि मैं अब हाँ ठीक महसूस कर रहा हूँ, और ये जो डेथ थी, मतलब मैं तो इससे बच गया, लेकिन अभी किसी और को मतलब ये जो डेथ है किसी और को के पास जाएगी, अब किसी और को मारने के लिए जाएगी ये डेथ। तो थीविंग एल्सवेयर, इसका मीनिंग ये है। अब वो बोलता है उसका बेटा जोडी, बट वॉज नॉट इट अ क्लोज शेव, यानी अ नैरो स्केप, यानी बस बाल बाल बचे हैं आप पापा, वरना तो डेथ बिल्कुल पास ही थी। आई एग्री, कि मैं हाँ इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। केप्ट योर हेड यानी स्टेट काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब वो बोलते हैं उनके फादर पेनी के कि मैं तुम पर बहुत प्राउड करता हूँ जोडी, क्योंकि तुमने उस वक्त उस सिचुएशन में बिल्कुल, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बिल्कुल तुम काम रहे और तुमने वही किया जिसकी ज़रूरत थी, तुमने बिल्कुल वही किया। पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। अब जोडी बोलता है कि पापा, अब जोडी के फादर बोलते हैं यस सन, बोलो बेटा क्या बोल रहे हो। तो जोडी बोलता है पापा क्या आपको याद है डो और फ़ोन के बारे में, आप भूले तो नहीं हो ना, आपको याद है ना डो और फ़ोन के बारे में। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। अब उसके फादर बोलते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ, उस बेचारी डो की वजह से ही तो मैं आज बच पाया हूँ। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। अब जोडी क्या बोलता है, क्योंकि वो चिंता कर रहा होता है फ़ोन की, तो वो बोलता है कि पा क्या अभी भी वो जो फ़ोन है वो वहाँ पर होगा, और वो तो बहुत ज़्यादा हंग्री होगा, क्योंकि उसकी मदर जो है, उसकी मदर को तो हमने किल कर दिया, अब उसको खाना देने वाला कोई नहीं होगा, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी होगा, क्योंकि अभी तो वो बहुत छोटा सा बच्चा है। आई सपोज सो, उसके फादर कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। अब वो बोलता है पापा अब मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब दूध पीने की भी ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ऐसा क्यों नहीं हो कि मैं उसे जाकर और फ़ोन को और ले आऊँ, एंड ब्रिंग इट हेयर, मैं उसको यहाँ पर ले आऊँ एंड रेज इट, और उसको यहीं पर बड़ा करूँ। पैनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। अब पैनी जो है, उसके जो फादर हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो जो छत होती है उसको घूर रहे होते हैं, स्टेयर कर रहे होते हैं लेट कर। Boy, you have got me hemmed in यानी caught in a situation where one can't say no, यानी ऐसे सिचुएशन जब आ जाती है हमारे सामने जिसमें हम ना नहीं बोल सकते। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुमने तो मुझे ऐसे सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता, यानी तुम कह रहे हो कि तुम उस फ़ोन को लाना चाहते हो, और मैं इस बात के लिए मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी माँ की वजह से ही तो मेरी जान आज बची है। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। अब ये जो जोडी है वो अपने पापा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है पापा उसको हमें बड़ा करने में ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, वो जल्दी ही लीव्स खाने लगेगा, अकॉर्न्स खाने लगेगा, यानी स्मॉल ब्राउन नट्स खाने लगेगा जल्दी। यू आर स्मार्टर दैन बॉयज़ ऑफ योर एज। अब उसके पापा बोलते हैं कि तुम अपने उम्र की लड़कों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। अब वो बोलते हैं कि हाँ हमने ही उसकी मदर को लिया था, और हम उस बेचारे पर तो ब्लेम नहीं कर सकते कि उस बेचारे फ़ोन की क्या गलती थी। तो तुम सही कह रहे हो जोडी, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। और ये बात बिल्कुल सच होगी कि अगर हम उसको स्टार्व यानी भूखा रहने देंगे, यानी भूखे आने की वजह से, क्योंकि वो भूखा होगा, उसकी मदर को तो वो मर चुकी है, तो इसीलिए वो स्टार्व कर रहा होगा, और अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये अनग्रेटफुल होगा, यानी
बहुत बुरी बात होगी। आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। यानी जोड़ी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं एक और दिन ज़िंदा रह पाऊँगा, क्योंकि मैं उसी की वजह से, उस ड्रॉ की वजह से ही आज ज़िंदा हूँ। कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। अब ये मिलविल कौन है? ये भी एक पर्सन है। इनके पास क्या है? घोड़ा है, ठीक है, एक हॉर्स है इनके पास। तो जोडी कहता है कि क्या मैं मिलविल के साथ राइड पर जाकर और उसको ढूंढ सकता हूँ? मतलब हम दोनों साथ में जाके और उसको ढूंढ लाएंगे, क्योंकि मिलविल के पास हॉर्स है और जंगल में हम दोनों साथ जाएंगे और उसको ढूंढ के ले आएंगे। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अब वो जोडी के फादर बोलते हैं कि जाओ अपनी मम्मा से कह दो कि मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी है, क्योंकि शायद वो नहीं जाने देंगी, तो इसीलिए जाके कह दो मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है जाने की। ही सेटल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। अब वो एकदम इस तरीके से अपनी टेबल पे जाता है जिससे उसे कोई नोटिस ना करे। बहुत ही आराम से वो जाता है और अपनी टेबल पे बैठ जाता है। और उसकी मदर क्या कर रही होती है? कॉफ़ी को सबके लिए परोस रही होती हैं, पोर कर रही होती हैं। He said, माँ, Pa says I can go bring back to the phone. अब जोडी कहता है कि मम्मा, पापा कह रहे हैं कि मैं उस फ़ोन को ला सकता हूँ अपने पास, अपने घर पर उसको ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। अब ये बात सुन के उसकी मम्मी क्या होती हैं? एकदम शौक में हो जाती हैं। और जो वो कॉफ़ी पोर कर रही होती हैं ना, इस तरीके से खड़े होकर पोर कर रही होती, तो वो एकदम से ये मतलब खड़ा कर लेती हैं उस पोर को, उस पोर्ट को मिड एयर में खड़ा कर लेती हैं। वो एयर में होता है उनका पोर्ट। व्हाट फोन? अब वो बोलती हैं कौन सा फ़ोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। अब जोडी बोलता है कि वही फ़ोन जिसको हमने मार दिया था, जिस डो को हमने मार दिया था, और उसका लिवर को हमने यूज़ किया था पापा का पॉइजन निकालने के लिए, और इसीलिए पापा उनकी जान बच पाई है। शी गैस्प्ड। अब वो क्या करती हैं? थोड़ी सांस लेती हैं, क्योंकि वो शॉक हो चुकी हैं, तो वो सांस लेती हैं इस तरीके से थोड़ा, और बोलती हैं वेल फॉर पिटी सेक। हाँ, वो बेचारी, उसने मतलब, हाँ, मतलब जान बचाई तुम्हारे पापा की। तो जोडी बोलता है पास इज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। अब वो बोलता है जोडी कि नहीं नहीं, इसलिए क्योंकि ये बहुत अनग्रेटफुल बात होगी कि हम उसके बच्चे को ऐसे ही भूखा मरने देंगे और ऐसे ही उसको छोड़ देंगे स्टार्व करने के लिए, तो ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा। यानी हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए और हमें नाशुक्रा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसीलिए पापा ने कहा है कि हम उसको घर ला सकते हैं। अब डॉक्टर विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट। अब जो डॉक्टर विल्सन होते हैं वहाँ पर आए होते हैं, जो जोडी के फादर के लिए डॉक्टर आए होते हैं वहाँ पर, डॉक्टर विल्सन उनका नाम होता है। तो वो कहता है कि हाँ, ये बच्चा बिल्कुल ठीक बोल रहा है मैम, क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। जो चीज़ हम लेते हैं उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है, और आपने एक डो का लिवर लिया, हार्ट लिया, तो उसके बदले आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी उस बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा। तो जो वो बॉय है, वो बच्चा जो है, वो जोडी, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और उसके पापा भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई हेल्प हिम फाइंड इट। अब जो वहाँ पर मिलविल होते हैं, जिनके पास हॉर्स होता है, वो कहते हैं कि हम राइड करके, तुम मेरे साथ चलो और हम दोनों साथ में राइड करेंगे और उसको ढूंढ निकालेंगे फ़ोन को। शी सेट डाउन द पोर्ट हेल्पलेसली। अब जो उनकी मम्मा होती हैं वो कुछ नहीं कर पाती हैं और वो अपना पोर्ट हेल्पलेसली रख देती हैं नीचे, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि वो फ़ोन को घर लाए, बट उनको हाँ करना पड़ता है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अब वो बोलती हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दूंगी, उसको लाने दूंगी, कि तुम अपना मिल्क ही उसको दो, क्योंकि उसके अलावा उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें जो मिल्क दिया जाता है पीने के लिए, जो हम तुम्हें देते हैं, वही तुम्हें उस फ़ोन को देना होगा, उसको पिलाना पड़ेगा। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। अब मिलविल बोलते हैं कि चलो चलो जोडी, जल्दी चलते हैं राइड के लिए, और हमें निकलना भी है। तो माँ बैक्स्टर आज एंशियसली यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग। अब माँ बैक्स्टर, जो उनकी मम्मी होती हैं जोडी की, तो वो थोड़ा परेशान है, थोड़ा टेंशन में, तो वो बोलती हैं कि तुम्हें कितनी देर लगेगी आने में? जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। अब वो जोडी बोलता है कि मैं डिनर से पहले पहले आ जाऊँगा।
मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। अब मिलविल जो है वो राइडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है हॉर्स पर बैठने के लिए, और जोडी को भी बिठा देता है पीछे की तरफ, पुल करके उसको गोद में बिठा के ऊपर की तरफ बिठा देता है और दोनों बैठ जाते हैं हॉर्स पर। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। तो अब जो ये जोडी होता है वो मिलविल से बोलता है कि क्या आपको लगता है कि जो वो फ़ोन है वो वहीं पर होगा अभी, और क्या हम दोनों मिलके उसको ढूंढ लेंगे, क्या आप मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हाउ यू नो इट्स अ ही। अब वो बोलते हैं कि हाँ, अगर वो ज़िंदा रहा तो हम लोग उसको ढूंढ लेंगे उस फ़ोन को। लेकिन एक बात बताओ जोडी, कि तुम्हें कैसे पता कि वो एक ही है, यानी वो मेल डियर है, यानी मेल फ़ोन है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन। अब वो बोलता है क्योंकि उसके जो स्पोर्ट्स हैं, जो डियर के छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं, वो बिल्कुल लाइन में थे, इसीलिए वन और दो फोन पास एज द स्पोर्ट्स आर वेरी विच वे। अब क्योंकि उसके पापा ने बताया था कि अगर मेल डियर होगा तो उसके जो स्पोर्ट्स होंगे वो बिल्कुल लाइन में होंगे, और अगर फीमेल डियर होगी तो उसके स्पोर्ट्स इधर उधर कहीं भी डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो इसीलिए उसको पता है, क्योंकि उसने देखा था कि फ़ोन के जो स्पोर्ट्स थे वो बिल्कुल लाइन में थे, इसीलिए वो मेल डियर है। ठीक है, अब आपकी बुक का ये सेकंड पार्ट है आपके चैप्टर का, इसको हम कंप्लीट करते हैं। और हाँ बच्चों, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ फर्स्ट चैप्टर और सेकंड पार्ट में मैं इसको कन्वर्ट करूँगी ताकि आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएँ। ठीक है, और वर्ड मीनिंग मैं अलग से बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि एक एक वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग आंसर करो तो उसको करने में बहुत ईजी, और बाद में आप चैप्टर को पढ़ो तो आपको ईजिली समझ आ जाए। सेकेंड है आपका पार्ट, जोडी गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग। अब जो जोडी उसके बारे में सोच रहा होता है, ये थोड़ा ओवरकम होता है सोचना, और वहाँ पर जो ढूंढ रहे होते हैं वो लोग वहाँ से वो पास्ड होते हैं। ही सेड, यानी थोड़ा अंदर की तरफ फॉरेस्ट के तरफ जाते हैं वो लोग। ही सेड, कट टू द नॉर्थ। अब वो क्योंकि जोडी को ही पता होता है कि वो फ़ोन कहाँ पर था, क्योंकि उसके फादर को जहाँ पर काटा होगा वहीं पर फ़ोन होगा, तो जोडी बोलता है कि हमें नॉर्थ की तरफ जाना है। मिलविल से वो बोलता है, इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सो द फोन। क्योंकि वहीं पर पा को स्नेक ने काटा था, और वहीं पर उन्होंने किल किया था डो को, और वहीं पर मैंने फ़ोन को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अब अचानक जोडी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ आगे जाए। इफ़ द फोन वॉज डेड or could not be found, he could not have his disappointment seen, and if the phone was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. अब क्यों वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ और जाए आगे, क्योंकि अगर मान लो फ़ोन मर चुका होगा तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट उसके फेस पर होगी वो नहीं चाहता था कि वो उसको मिलविल देखे और उसको जाके शेयर करे। और अगर मान लो अगर वो ज़िंदा है और उसे मिल जाता है फ़ोन, तो उनकी जो मीटिंग होगी इतनी लवली होगी, इतनी अच्छी होगी, और इतनी अच्छी होगी, तो वो नहीं चाहता था कि हमारी जो ये लवली मीटिंग है वो कोई भी देखे और मिलविल देखे उसको, क्योंकि वो उसको सीक्रेट रखना चाहता था उसकी मीटिंग को, एक दूसरे की फ़ोन की मीटिंग को। तो इसीलिए वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ आगे जाए। ही सेड, It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. अब वो थोड़े बहाने बनाने की कोशिश करता है जोडी। तो वो बोलता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब क्या है, और स्क्रब यानी जो ज़मीन है वो भी बहुत ज़्यादा सूखी है, जिस पर जो है थिक है बहुत, जिस पर हॉर्स नहीं चल पाएगा, तो और मैं पैदल चला जाऊँगा अब आगे। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। अब वो मतलब जोडी बोलता है कि तुम मुझे यहीं पर छोड़ के चले जाओ, मैं अब आगे खुद चला जाऊंगा, और स्क्रब भी है यहाँ पर बहुत, और हॉर्स चल भी नहीं पाएगा। तो वो बोलते हैं मिलविल कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ने में डर रहा हूँ, क्योंकि सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, यानी सपोज मान लो कि तुम खो भी सकते हो या तुम्हें कोई स्नेक काट भी सकता है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। क्योंकि मिलविल को भी टेंशन हो रही है, क्योंकि ये तो छोटा सा बॉय है, इतना बड़ा थोड़ी है अभी जोडी, इसीलिए वो टेंशन में मतलब थोड़ा दिखा रहे हैं, मतलब कि वो नहीं जाना चाहते हैं मिलविल छोड़कर जोडी को। लेकिन जोडी तो बोल रहा है कि नहीं, I'll take care. It might take me a long time to find the phone. If he is wandered, leave me off right here.
अब वो बोलता है नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा, आप मुझे यहीं पर छोड़ के चले जाओ। और हो सकता है कि वो इधर उधर भटक रहा हो और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए उसको ढूंढने में, तो इसीलिए तो मुझे यहीं पर छोड़ के चले जाओ। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। अब वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ यहाँ पर तुम्हें डायरेक्शन तो पता है ना, मैं तुम्हारे आसानी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है। तो वो उसे डायरेक्शन समझाने लगते हैं। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। अब वो बोलते हैं मेक्स अ बियरिंग यानी एक्ट्स एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कंपास की तरह हम यूज़ करते हैं और डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो सबसे लंबा पाइन ट्री है ना, तो ये इससे हम डायरेक्शंस पता लगा सकते हैं, मिलविल बोलते हैं जोडी से। और वो बोलते हैं कि सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। वो बोलते हैं कि वो जो जोडी है वो बोलता है तो कितना बड़ा है मिलविल, और मैं थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझे ये बात बताई और मैं अब आसानी से डायरेक्शन पता कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं जोडी, ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड। अब ये जो मिलविल है वो जा चुके हैं अपने हॉर्स को लेकर, तो ये जो जोडी होता है ये वेट कर रहा होता है कब, जो हूफ्स क्या होता है, हॉर्स के पैरों को कहते हैं हूफ्स। तो वो एंड मतलब हूफ्स के पैरों का जो आवाज़ें आती हैं उस साउंड को एंड होने का इंतज़ार कर रहे हैं जोडी कि कब ये मिलविल यहाँ से जा चुके हैं या नहीं। देन कट टू द राइट। अब वो कहाँ की तरफ मुड़ते हैं, राइट की तरफ वो मुड़ते हैं। द स्क्रब वॉज स्टिल, और स्क्रब जो अभी तक ड्राइनेस है वो अभी तक वैसी की वैसी है वहाँ पर। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। और जोडी जो है वहाँ पर बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल साइलेंस है, सिर्फ किसकी आवाज़ आ रही है वहाँ पर, जो लकड़ियाँ हैं वहाँ पर छोटी छोटी उसकी क्रैक की आवाज़ आ रही है वहाँ पर जब जोडी पैर रख रहा है। तो ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। अब थोड़ी देर के लिए तो वो सोचने लगता है कि कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ गया हूँ, तो वो ऐसा सोचता है। देन अ बजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड अ फ्लैप्ड इनटू द एयर। अब बजार्ड क्या होती है, एक बर्ड होती है जो कि ये खाती है डेड बॉडी का फ्लैश, एनिमल डेड बॉडी के फ्लैश खाती है। तो ये बजार्ड होती है एक बर्ड। और जो हमारे जोडी है उसके सामने से ये जो बजार्ड बर्ड है एकदम उड़ के चली जाती है एयर में इसके सामने से। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। और कहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर मतलब बिल्कुल क्लियर होता है ओक ट्री के पास, ये जो बर्ड होती है वो चली जाती है। बजार्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कैरकस ऑफ द डो। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बजार्ड का पूरा सर्कल बना होता है, बहुत सारी बजार्ड वहाँ पर होती हैं और पूरा सर्कल बनाया होता है किस पे, डो की कैरकस में, यानी डेथ बॉडी, यानी डो की वहाँ पर डेथ बॉडी पड़ी हुई थी, यानी उस फोन की मदर की वहाँ पर डेथ बॉडी थी जो इन्होंने किल किया था, इनको इस डो को मारा था, वही डो वहाँ पर पड़ा हुआ था। और उस डो को कौन खा रहा था, ये बजार्ड्स, ठीक है। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रोनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। अब ये इनकी बहुत पतली पतली सी जो नेक होती है बजार्ड बर्ड की, तो ये पीछे की तरफ मुड़ के देखती हैं कि कौन है, मतलब जोडी वहाँ पर आया था। तो एकदम से ये क्या करती हैं, हिस साउंड निकालती हैं कि ये लोग भी डर जाते हैं। ऐसा देखा होगा ना आप लोगों ने कि हम बर्ड होती हैं बहुत सारी, फिर हम उनके पास जाते तो वो अचानक से उड़ जाती हैं हमें देख के। तो वो क्या करती हैं, ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। अब ये क्या करता है जोडी, इसके हाथ में एक लकड़ी होती है, वो इन पर बजार्ड पर फेंकता है और ये जो बजार्ड होती हैं वो उड़कर कहाँ चली जाती है, पास वाले ट्री पर चली जाती है, क्योंकि ये उड़कर तो जाएंगी नहीं वहाँ से, क्योंकि इनका खाना रखा है वहाँ पर, डो मरी डो रखी है वहाँ पर, तो इसीलिए वो पास वाले ट्री पर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। द सैंड्स शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। और ऐसा लगता है वहाँ पर जो सैंड मिट्टी होती है वहाँ पर कैट के प्रिंट्स बने होते हैं, ऐसा लगता है कोई बिग कैट ने फ्रेश अभी अभी इसको किल किया हो डो को, और क्या इसको खाया हो, फिर किसके लिए छोड़ दिया हो, इन कैनिन मतलब इन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया हो कि तुम अब फ्लैश खा लो इनका, इस डो का। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। अब डो वहाँ पर होती है तो फ़ोन भी आसपास में ही कहीं होगा, तो जोडी क्या करता है, जो वहाँ की ग्रास होती है उसको हटाता है और फ़ोन को देखने लगता है जहाँ पर उसने देखा होता है फ़ोन को। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कल की ही बात है, कि कल ही इस डो को हमने किल किया है, और फ़ोन जो है मतलब फ़ोन जो है बेचारा वो अब उनके उसके पास उसकी मदर नहीं रही, तो ऐसा लग नहीं रहा था ये येस्टरडे की ही बात है। द फोन वॉज नॉट देयर। अब वो फ़ोन को ढूंढ रहा है लेकिन उसे फ़ोन नहीं दिखा वहाँ पर। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग।
देन देयर वॉज नो साउंड। अब वो पूरा घूमने लगता है कि जहाँ पर मतलब खाली जगह होती है वहाँ पर देखने लगता है कि मुझे फ़ोन मिल जाए, और वहाँ पर कोई साउंड नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई साइन नहीं था। द बजार्ड्स क्लैक देयर विंग्स, और बाजार जो वो बर्ड्स थी वो अपने फड़फड़ा रही थी अपने विंग्स, क्योंकि वो बहुत इम्पेशेंट्स टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, क्योंकि वो बहुत इम्पेशेंट हो रही थी, उनसे सब्र नहीं हो रहा था उसको डेथ बॉडी को खाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही थी। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof's print. And the night's rain had washed away all tracks except those of cat and bazaars. अब वो वहाँ पर वापस उस जगह पर आता है जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा होता है, और वो सोचने लगता है शायद मुझे उसके स्मॉल मतलब छोटे छोटे पैरों के निशान दिख जाएं और उससे मैं उसको ढूंढ पाऊँ। बट जो नाइट्स रेन मतलब पिछली रात क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से क्या सारे फुटप्रिंट्स जो थे वो हट गए थे, एक्सेप्ट किसके बचे थे, कैट के और उस बजार्ड के, यानी जो बर्ड्स थे उनके फुटप्रिंट्स वहाँ पर बचे थे। तो वहाँ पर उसको फ़ोन नहीं दिखा था। अब आगे क्या होता है, क्या वो फ़ोन को ढूंढ पाता है या नहीं, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।